का नाम है क्या, बिहार टेनेंसी एक्ट। ये बिहार टेनेंसी एक्ट पहले बंगाल टेनेंसी एक्ट था। जब बंगाल, आप जानते हैं कि बंगाल प्रोविंस में उस समय ब्रिटिश पीरियड में आपका अभी जो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और पूर्वी बंगाल कहलाता था जो भी बांग्लादेश है, ये सब बंगाल प्रोविंस होता था। बिफोर इंडिपेंडेंस प्रोविंस कहलाता था। आज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोविंस नहीं है, स्टेट है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे लिखते थे प्रोविंस ऑफ बिहार। और शायद आप लोग को ये भी नहीं मालूम हो, या कुछ लोग लीगल हिस्ट्री पढ़े हो या हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो उनको मालूम होगा कि बिहार स्टेट या अदर स्टेट जो भी थे, जो प्रोविंस थे, उसके आज जैसे चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय वो प्रीमियर कहलाते थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता था। तो ब्रिटिश राज के समय ही जो पहला, हम लोग कहते हैं कि पहला प्रधानमंत्री हैं यहाँ के कृष्णा बाबू, तो वो प्रधानमंत्री नहीं, वो थे उस समय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री कहलाते थे। इंडिपेंडेंस के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर स्ट्रक्चर हुआ प्रोविजंस में। तो प्रोविंस में उस जमाने में भाईसराय लोग रहते थे और भाईसराय लोग ही रूल करते थे। तो यहाँ भी कलकत्ता में हेडक्वार्टर था, राइटर्स बिल्डिंग में। उस जमाने में यहाँ पर जमींदारी जो प्रथा थी तो कोई कानून नहीं था कृषि से संबंधित। जो खेत जोतने वाला किसान है उसको क्या राइट है ये पता नहीं चलता था। जो जमींदार था वो रैयत को जब चाहे भगा देता था या उस पर अत्याचार करता था या उसका ज्यादा फसल में हिस्सा ले लेता था या ज्यादा कर मांगता था। तो बहुत किसान लोग जो खेती करते थे उनको लैंड में कोई राइट नहीं था। वो सिर्फ खेती करते थे, या तो एज ए एग्रीकल्चरल लेबरर हो या एज ए किसान थे जो जमींदार या जो उसके पहले राजा रजवाड़ा थे उनके आदेश से उनके अंदर वो काम करते थे। उनका कोई राइट नहीं था लैंड के ऊपर। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई तो उसका पहले हेडक्वार्टर कलकत्ता में बना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहाँ के वातावरण में घुल मिल गई। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन में इंटरफेरेंस होने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो प्रशासन से इंटरफेरेंस होने लगा तो ब्रिटिश एम्पायर के निर्देशानुसार, चूंकि वो राजतंत्र है, उस जमाने में राजतंत्र था और राजतंत्र का ये नियम है कि राजा के अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो उस जमाने में इंडिया में बहुत सारी कंपनियां आई थी व्यापार करने के लिए। तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की दो कंपनी थी, एक डच कंपनी थी और एक ब्रिटिशर्स की कंपनी थी और एक पुर्तगीज की कंपनी भी थी, उसका दूसरा नाम था, जो कि बाद में वहां पर उसमें फ्रांसीसी कंपनी थी जो गोवा में उसका बहुत दिन तक शासन रहा। आप तो जानते हैं कि भारत आजाद हुआ, हम इंडिपेंडेंस वाला लेक्चर में बताए, मतलब टेक्निकली आजाद हुआ 1950 में और ऐसे हुआ 1947 में जो हम लोग आजादी दिवस मनाते हैं। तो उस समय गोवा उनके कब्जे में था, फ्रांसीसियों के कब्जे में था। गोवा की आजादी 1964 में मिली। तो यहाँ पर पूरे बंगाल प्रोविंस, यानी कि ब्रिटिश बंगाल प्रोविंस कह सकते हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। तो इसमें
जो लैंड के संबंधित कारोबार होता था, खेती से संबंधित और लगान से संबंधित, उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब कंट्रोल कर लिया तब चार्टर इशू होता था, यानी कि फरमान आदेश ब्रिटेन से आता था। और आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, कोई हमसे ज्यादा अच्छा बताएंगे। आप लोगों में से कोई हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं? नहीं है? एनी ऑफिसर नहीं है? तो आप पलासी की लड़ाई सुने हैं? 1757 में सर सिराजुद्दौला हाँ हुआ था, हाँ, वो लड़ा था ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, बहुत हाँ, तब ठीक है, सब आपके कली को भी मालूम है। तो 1757 में जब लड़ाई झगड़ा हुआ, मतलब वो अधिकार हासिल कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हरा दिया था, बाद में कब्जा कर लिया, तो रेगुलेशंस वहां से शुरू हुआ। 1773 से डायरेक्शन ब्रिटेन से आने लगा कि कैसे कैसे क्या किया जाए। तो करीब करीब 100 साल तक के वो रेगुलेशन पर ही चलते रहा। तरह तरह का इंस्ट्रक्शन, जैसा प्रॉब्लम आता था वहां से रिपोर्ट जाता था, वहां से इंस्ट्रक्शन आ जाता था, उस हिसाब से ये लोग हैंडल करता था। तब बाद में हुआ कि इसको कानून बनाया जाए, और अंग्रेज लोग भी बहुत अत्याचार करने लगे, और अंग्रेज लोग के जो खैरखाह लोग होते थे, पिट्ठू जिसको कहते हैं, उन लोग भी काफी किसानों को टॉर्चर करते थे। तो हुआ कि अंग्रेज लोग तो बहुत होशियार थे, उनको तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट लेके जाना था। तो अगर ज्यादा क्रॉप होगा तो ज्यादा लगान होगा, और ज्यादा लगान होगा तो उसको लगान में ज्यादा लाभ मिलेगा अंग्रेज को। अल्टीमेटली जमींदार से फिर अंग्रेज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी और बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भी वो एज ए कंपनी, जैसे यहाँ होता है कंपनीज एक्ट में कि कंपनी जो कॉरपोरेट बनी, वो फिर सर्टेन अमाउंट जो वहां पर उस समय जो कंपनी से संबंधित जो होगा टैक्स, वो पेमेंट करती होगी, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान और यहाँ के जमींदारान जो भी थे और नवाब वगैरह, वो सब मिल के बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज करने लगे। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। 100 साल के बाद डायरेक्ट ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में कमांड लिया। तब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने ये एक्ट बनाया जिसका नाम रखा बंगाल टेनेंसी एक्ट। और जब 1911 में बंगाल से बंटवारा हुआ, बिहार अलग हुआ। तो जब बिहार अलग हुआ तो झारखंड और उड़ीसा साथ में था। फिर उड़ीसा बाद में अलग हुआ 1935 या 33 कुछ ऐसा ही है, तो वो अलग हुआ। अब फिर 2004-5 में झारखंड हुआ, ही तो जानते ही आप। तो कानून तो ही रह गया, जो ओरिजिनल कानून था बंगाल टेनेंसी एक्ट वही रह गया। बंगाल टेनेंसी एक्ट को बाद में सिर्फ टाइटल अमेंड करके कर दिया गया बिहार टेनेंसी एक्ट। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट और बिहार टेनेंसी एक्ट में कोई फर्क नहीं, एक ही है, सिर्फ नाम में फर्क है। जैसे आप लोग को भी मालूम होगा, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड जो है लॉर्ड मैकेले के सजेशन पर आयरिश पेनल कोड को अडॉप्ट कर लिया। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। इंडियन पेनल कोड जो है वो आयरिश पेनल कोड है हूबहू, इसलिए कि ब्रिटिश जो ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है उसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड मिला के होता है। तो यहाँ पर शासन था अंग्रेजों का, तो आयरलैंड को भी अपने अधिपत्य में रखे हुए था, दैट वाज आल्सो ब्रिटिश कॉलोनी। स्कॉटलैंड को भी था। अभी भी आयरलैंड गुलाम है आज के तक, वहां बहुत मूवमेंट होते रहा है। आप लोग सुने होंगे अगर लीगल हिस्ट्री, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी उन लोग एक फोर्स बनाया हुआ था और उसको ही लोग दबाता था बराबर। तो वहां उसको दबाने के लिए ये पेनल लॉ बनाया था जिसमें सेडिशन, वेजिंग वार अगेंस्ट
तो वही सेम प्रोविजन वो इंडिया में भी है, वो सबको अब हटाने की बात चल रही है, सीआरपीसी पूरा रिप्लेस होने की बात चल रही है। ऐसे तो मेजर अमेंडमेंट कई आया, लेकिन पूरा सीआरपीसी भी हो सकता है। ये गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू करेगी नेक्स्ट में तो सीआरपीसी भी अमेंड हो जाएगा, और वो सब जितना प्रोविजंस है वो सबको खत्म कर दिया जाएगा। पुराना जो ऑब्सलीट हो गया है जो लॉ, उसको खत्म कर दिया जाए। अब तक के 1200 या 1500 लॉ जो है ब्रिटिशर्स का बना हुआ, वो सब ऑब्सलीट जो था उसको सब खत्म कर दिया गया, सब रिपील हो गया। और अभी पाइपलाइन में बहुत सा एक्ट है जिसका लिस्ट बन रहा है और उस पर भी काम चल रहा है। खैर, तो ये बीटी एक्ट में जब अंग्रेजों ने सोचा कि इसका कुछ सर्टेन रेगुलेशंस जो पहले दिए गए हैं, लगातार 2 साल 4 साल 5 बार इशू करते थे, उस सब को प्रोविजन को देखते हुए, और इस बीच में जो डेवलपमेंट हुआ बंगाल प्रोविंस में, उसको देखते हुए, एक्शन रिएक्शन को देखते हुए एक एक्ट बनाया जो बंगाल टेनेंसी एक्ट के रूप में आया। तो उसमें रैयत को पहली बार डिफाइन किया गया, रैयत का डिफिनेशन दिया गया, और रैयत के वेराइटी के बारे में बताया गया। रैयत कौन होगा, सेटल्ड रैयत कौन होगा, ऑक्यूपेंसी रैयत कौन होगा, अंडर रैयत कौन होगा, और किसका क्या राइट और इंटरेस्ट होगा, और किस तरह का उसका स्टेटस रहेगा कंसर्निंग दी सॉइल अपॉन विच ही कल्टिवेट्स। तो पहले इस एक्ट के पहले कोई राइट तो था नहीं। तब पहली बार, आप लोग ऑडियो अपना म्यूट कर दीजिए, आवाज बीच में आती है तो डिस्टरबेंस होता है। तो पहली बार आप देखेंगे कि इस एक्ट में रैयत का डिफिनेशन दिया गया और रैयत को सर्टेन प्रोटेक्शन दिया गया कि मनमाने ढंग से लैंडलॉर्ड उसको हटा नहीं सकता, उससे ज्यादा एक्सटॉर्ट नहीं कर सकता। तो शुरू में रुपये का बहुत अभाव था, करेंसी का। तो जो होता था, वाटर सिस्टम पहले से जो चला रहा था, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी लोग जानते होंगे, वाटर सिस्टम में कमोडिटी से कमोडिटी का एक्सचेंज होता था, और ऐसा उस समय सेटअप था, विलेज सेटअप, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होता था। आज उसी पुराने भारत को याद करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की गई है पॉलिटिशियंस के द्वारा, और उसकी ओर बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो आत्मनिर्भर भारत ऐसा भारत था जिसका झलक हम लोग को बचपन में ही देखने को कुछ मिलता था। इसलिए भी आइडिया है, बाकी पढ़ने और समझने के बाद, कि हर चीज जरूरत का गांव में मिल जाता था और एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री के रूप में फंक्शन करता था। हर गांव में बढ़ी, लोहार, दर्जी, हलवाई, जितने तरह के अलग अलग धोबी, नाई, सब लोग रहते थे। एक ऐसा सोशल फैब्रिक था कि कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। बिजनेस करने वाले लोग, खेती करने वाले लोग, सब तरह के लोग रहते, और सारी आवश्यकता की चीजें उस क्षेत्र में ही उपलब्ध रहती थी। तो जो लैंड जोतने वाला, उसको कहा गया वन हु टिल्स द लैंड इज ए रैयत। रैयत जो है उसकी लायबिलिटी क्या है और उसका ऑब्लिगेशन क्या है और उसका राइट्स क्या है। इसके लिए रैयत सिर्फ लायबल है टू पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड, लेकिन लैंडलॉर्ड उसको हटा नहीं सकता। तो इसी को बोलते हैं टेनेंसी। टेनेंसी राइट फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा। वो जोतेगा, रैयत को जोतने का अधिकार है। जो जमीन उसको जमींदार ने दिया या वो पहले से किसी प्रकार से उसको प्राप्त है और जोत रहा है, उसको भगा नहीं सकता। भगाने का सेक्शन 25 में प्रावधान है कि अगर वो रैयत रेंट नहीं देगा, लगान नहीं देगा, तो लैंडलॉर्ड उसको लगान वसूली के लिए कार्रवाई करेगा। ये नहीं कि ड्रैकोनियन लॉ नहीं है, सैलॉक वाला स्टोरी सुने होंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ऐसा नहीं है कि वो अगर
नहीं देगा तो 1 पाउंड उसका मांस निकाल लिया जाएगा, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो लैंडलॉर्ड लोग उस जमाने में, प्री इंडिपेंडेंस एरा में, सब लोग रेंट सूट फाइल करते थे और सिविल कोर्ट भरा रहता था रेंट सूट से। बहुत से लोग रेंट सूट का नाम नहीं सुने हैं या आज भी नहीं जानते हैं। वो रेंट सूट होता था, जमींदार लोग फाइल करता था रैयत के अगेंस्ट में। जो रैयत जमीन जोतता था और लगान नहीं देता था, बकाया हो गया, तो उस बीटी एक्ट में देखिएगा एक शेड्यूल बना हुआ है, उसमें लिमिटेशन दिया हुआ है। तो बीटी एक्ट के तहत जो मुकदमा होता है उसका स्पेशल लिमिटेशन है, उसमें लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। तो रेंट सूट के लिए 3 इयर्स था टाइम, अभी भी है ये बीटी एक्ट में। 3 इयर्स के अंतर्गत उसको रेंट सूट फाइल करना पड़ता। तो उस समय तो रेंट सूट होता 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के लिए इतना वैल्यू था। 1 रुपया में 1 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा जमीन तक बिक जाता था। अभी मेरे पास एक केस आया है, उसमें एक डॉक्यूमेंट है 1939 का। बोरिंग रोड जो देख रहे हैं, बोरिंग रोड में 3 एकड़ 57 डिसमिल जमीन, करीब करीब 5 बीघा जमीन 1939 में 8,475 रुपया में नागेश्वर बाबू, उस जमाने के नामी वकील थे, उन्होंने खरीदा था। जिसमें कि आज भी नागेश्वर कॉलोनी है और उसी नागेश्वर कॉलोनी में बड़े बड़े वीआईपी लोग का भी मकान है, उनका अपना भी है। आप लोग नागेश्वर बाबू का नाम सुने होंगे, क्रिमिनल के रिनाउंड लॉयर थे, पटना हाई कोर्ट में थे, लेकिन ही वाज ए लॉयर ऑफ ट्रायल। उस सेशंस ट्रायल बहुत दूर दूर तक जाके करते थे, पूरे स्टेट, आउट ऑफ स्टेट। यहाँ तक जब ये अभी जो फारूक अब्दुल्ला वहाँ है कश्मीर में, उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला जब जेल में बंद थे 64 में, तो यहाँ से ये जाके बहस किए थे हाई कोर्ट में बेल के लिए नागेश्वर बाबू बहुत नेम फेम कमाए। तो कितना वैल्यूएशन था सोच लीजिए। आज वहां पर 1 कट्ठा 1 करोड़ में भी नहीं मिलेगा, और 1939 में तो पैसे का क्या। कम थोड़ी है। क्या बोले? अरे सर इज आल्सो ग्रेट सर। कैसे? तो सर ने कई कई किताबें लिखी हैं सर, और सर का जो डेप्थ है बहुत ज्यादा है। ये सब आपको भी हो जाएगा, सबको हो सकता है, बशर्ते कि पढ़िए। लॉयर या जज ये प्रोफेशन में जैसे ही आए तो 2 भाव होना चाहिए, एक ज्ञान अर्जन का, दूसरा सेवा का। सर एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आप लोग को क्या फायदा। अगर हम कोर्ट में जैसे बहस करते हैं और धारा प्रवाह बहस कर दे और चले आवे, उस तरह से अगर क्लास में आपको बताएं, और कोई नीरस, बहुत नीरस चीज है, उसमें रस पैदा करने के लिए कहानी के रूप में ही बता रहे हैं, लेकिन सब कहानी में आप सुन लीजिएगा और समझ जाइएगा, और तब कानून पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तब आप देखिएगा कि हम जो कर रहे हैं, आप खुद जज कीजिएगा कि हम जो अपना जजमेंट दिए हैं या जो ऑर्डर कर रहे हैं या एक्शन ले रहे हैं, वो उस कानून के हिसाब से कर रहे थे या नहीं करते। आप खुद अपने आप को जज कीजिएगा। जैसे जैसे आपका ज्ञान वर्धन होगा, वैसे वैसे आपको लगेगा कि हम पहले क्या क्या गलती की है या हम कितना कम जानते थे पहले। आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। पटना हाई कोर्ट में जब शुरू आर.एन. प्रसाद नालंदा जिला के जज हुए थे, तो उनका अंग्रेजी बहुत कमजोर था, तो इसके लिए बहुत तरह के कहानी है उनके बारे में। लेकिन बाद में वो मेहनत करके इतने अच्छे जज बने कि जितना क्रिमिनल का जजमेंट उनके रिजिम का रिपोर्टेड है, वो बहुत अच्छे से लॉ को एक्सप्लेन किया गया, पढ़ने लायक। और दूसरी खूबी उसमें क्या है कि जिस बात को हम लोग 10 सेंटेंस में लिखते हैं, उसको वो 3-4 सेंटेंस में लिख सकते थे। इंग्लिश का नॉलेज उतना नहीं रहने के कारण वो कम लिखने की हैबिट अडॉप्ट कर ली, और कम में ही वो सार गर्भित है उनका। जैसे कबीरदास लिखे थे, सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो उनका जजमेंट हो, तो उनके कोर्ट में जब वो नए नए जज हुए थे, तो एक क्रिमिनल मैटर में हम अपीयर हुए, तो हमारा क्लाइंट का केस सही नहीं था, वो अलाउ होने लायक नहीं था, लेकिन हमने ओपिनियन दे दिया और उसके बाद कहा कि सर किया जाए, देखा जाए, कुछ अगर हो सकता है तो किया जाए।
तो हमने किया उसको, तो एक जजमेंट उन्हीं का था, उस जजमेंट पर रिलाई करके हम उसी हिसाब से केस फ्रेम करके फाइल किया। जब बहस करने के लिए गए तो ही वॉज नॉट कन्विंस विथ माई आर्गुमेंट। तो हमने कहा कि आप ही का जजमेंट है, उसी पर हम रिलाई करते हैं, तो कौन सा जजमेंट है दिखाइए। तो जजमेंट उनको दिया, पढ़े, तो वो जो बोले अटरेंस ऑल ऑफ ए सडन, जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली, उनका जो रिमार्क था, तो बहुत लोग कोर्ट में थे, हंसने लगे, हम भी हंसने लगे। और बहुत सिंपल लैंग्वेज, जो मगज की भाषा है, वकील साहब जहिया हम जजमेंट दिए से जहिया हम बुड़बक थे, अब हम होशियार हो गए, इस जजमेंट को हम नहीं मानते हैं, आप दूसरा जजमेंट अगर कोई है तो दिखाइए, तो डिसमिस कर देंगे। हम कहा यही है, ये है हुजूर, और कुछ है नहीं मेरे पास, हम इसी को देख के तो हम ये कैसे बनाए, आप ही के जजमेंट में रिलाई कर रहे हैं, तो डिसमिस हो गया। तो ये हम सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस बनाए, लेकिन सच्ची घटना है कि आदमी अपने आप को अगर सजग रखे और हमेशा जिज्ञासा रहे तो सीखना कोई बड़ी बात है। हर जगह, हर समय, हर पल सीखते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये जिज्ञासा होनी चाहिए, मुमुक्षु और जिज्ञासु, ये दो है, और पूरे लाइफ आपको विद्यार्थी रहना है। वी आर स्टिल स्टूडेंट ऑफ लॉ। इससे हमारी सर जैसे व्यवस्था भी सर बहुत कम है, जो पहले ही क्लाइंट को बता देते हैं कि देखो रियल स्थिति ये है, अब तुम अगर करना चाह रहे हो तो प्रोसीड करते हैं। ये प्रैक्टिस, ये हम लोग का ऑब्लिगेशन है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होता है, तो एडवोकेट्स के साथ विडंबना यह है कि 1000 एडवोकेट में एक एडवोकेट शायद एडवोकेट एक्ट्स और एडवोकेट रूल्स और बार काउंसिल रूल्स, स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट, वो सब पढ़े हो, अगर पढ़े हो तो पूरा उसको इस्तेमाल करते हो, कोई नहीं। तो ये सब तो गिरावट है, लेकिन पहले के समय में, जिस समय हम लोग प्रैक्टिस शुरू किए, तो हमसे पहले वाले जनरेशन के जो वकील थे, जिनका सानिध्य मिला, जिनको देखने सुनने का मौका मिला, जिनके साथ काम किए, जिनके विरुद्ध काम किए, जो नामी गिरामी वकील थे, संजोग है कि सबके साथ या खिलाफ हमको कहीं न कहीं काम करने का मौका मिला। 70 के दशक में बड़े बड़े वकीलों के खिलाफ भी काम किया, साथ में भी काम किया। वो हमारा बैकबोन रहा, और प्लस सतत प्रयास करते रहे। लेकिन उस समय बहुत बाद तक के बहुत से वकील लोग जो थे, यही अडॉप्ट करते थे कि आपका केस बढ़िया नहीं, ओपिनियन दे देते थे, ओपिनियन दे देते थे कि आपका केस बढ़िया नहीं है, आप मत कीजिए, नहीं जीतिएगा। उसके बाद उसमें से 2-4%, 10% क्लाइंट बोलता है कि नहीं सर कर दीजिए, देखा जाएगा, हमारे भाग किस्मत में होगा तो हम कर देंगे। तो हम भी पहले किसी वकील का काम नहीं करते थे, एकदम रिफ्यूज करते थे, नहीं होगा, हम तुम्हारा क्यों पैसा लेंगे, 100% रिफ्यूज कर देते थे। लेकिन बाद में हम चेंज किया व्यू, उसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी सुन लिए, जान करके आपको ताज्जुब होगा। लाल नारायण सिन्हा को आप लोग जानते थे, बिहार के विभूतियों में उनका नाम है। हम एक आर्टिकल लिखे हैं, आपको भेजे हैं एकेडमी में, पता नहीं एकेडमी में क्या है, लोग छपाते नहीं है, हमसे मांगते हैं, हम दे दिया। वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अयोध्या विवाद के ऊपर हमने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर थोड़ा सा कमेंट है मेरा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से, उसमें बहुत शॉर्ट कमिंग्स है, लेकिन हमारा फोकस उस पर नहीं था। वो करीब 60 पेज का आर्टिकल है, इसीलिए लगता है मैगजीन में नहीं छपा होगा मेरे ख्याल से। तो उस समय जो चीफ जस्टिस से कई एडवोकेट जनरल थे, सब लोग को दिए थे। अभी उसमें थोड़ा और करेक्शन करना है, इसलिए उसको भी हम अब सोचते हैं कि बुक फॉर्म में छपवा दें। वो बहुत पहले लिख चुके हैं, वो लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ था उसी समय 2-3 दिन के अंदर लिखे थे। तो उसमें हमने लिखा है 3 विभूति के बारे में, उसमें बिहार के एक विभूति है। अगर लाल नारायण सिन्हा नहीं रहते तो अयोध्या मंदिर का विवाद हिंदुओं के पक्ष में नहीं होता। ही वॉज द मास्टर ब्रेन बिहाइंड इट। तो लाल नारायण सिन्हा कौन है आप लोग नहीं जानते हैं? देखिए, ये लीगल फ्रेटर्निटी के लोगों को जानना चाहिए। लाल नारायण सिन्हा सिविल के अपने जमाने के रिनाउंड एडवोकेट थे, पटना हाई कोर्ट के। वो यहाँ पर एडवोकेट जनरल हुए,
जब एडवोकेट जनरल हुए, ही वॉज द ओनली एडवोकेट इन इंडिया जिसको प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट रिक्वेस्ट करके बुलाया, मिसेज इंदिरा गांधी। और सुप्रीम कोर्ट गए, 3 साल तक नहीं, 2 टर्म में रहे वो सॉलिसिटर जनरल, 6 साल, और उसके बाद 2 टर्म रहे अटॉर्नी जनरल। तो 12 साल हो गया, काफी एज हो गया उनका, एबव 80। तो बाद में उन्होंने कहा कि अब हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, हम पढ़ना। तो जब वो एडवोकेट जनरल हुए तो के पराशरन, जो मद्रास के बहुत बड़े लॉयर हैं, अभी उनका उम्र 97 या 98 हो रहा है, स्टिल ही इज इन प्रैक्टिस। के पराशरन का नाम है, निक नेम। आप यूट्यूब पर जाके के पराशरन को खोजिए, मिल जाएगा, उनका पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। लाल नारायण सिन्हा का भी मिल जाएगा गूगल पर। तो के पराशरन को कहा जाता है ही इज ए गॉड एडवोकेट। इंडिया में जितना बड़ा बड़ा मंदिर का केस हुआ है, मठ का, डीटीज लोग का केस हुआ है, साउथ का और नॉर्थ का, सब में वो रहे। तो चूंकि बहुत ज्यादा उनका उम्र था, तो कुछ दिन ही बहस, तो बहुत लंबा चला, ज्यादातर बहस करते थे बैद्यनाथन साहब, वो भी सीनियर एडवोकेट, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे दर्जन भर वकील हैं। तो मेन जो आर्गुमेंट था, फाइनल टच जिसको बोलते हैं, वो पराशरन साहब का था। तो पराशरन साहब तो एक विभूति हैं जो जिनका बहुत बड़ा योगदान है, और दूसरा लाल नारायण सिन्हा का है, और तीसरा जो के नायर कलेक्टर था फैजाबाद में उस समय। आपको शायद ये भी नहीं मालूम होगा, आईसीएस लोग कलेक्टर जब होता था तो वो डिस्ट्रिक्ट जज भी हो जाता था, उसको दोनों पावर था उस जमाने में, ओल्ड सीआरपीसी में। और कलेक्टर उस समय नहीं कहा जाता था, डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था उस समय। तो वो के नायर है, वो मद्रास का है, वही पढ़ा उढ़ा, आईसीएस किया और यहाँ आया। और वो अगर नहीं रहता, वही मैनेज किया सारा चीज वहां पर हिंदुओं के पक्ष में। बहुत पहले तक उसमें लिखा हुआ था, मंदिर के अंदर एक दीवार पर लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से हम 74 में गए थे तो उस समय तक था, हम अपने आर्टिकल में भी लिखे हैं हुआ, जब तक सूरज चांद रहेगा नैयर तेरा नाम रहेगा। उसी का योगदान था कि हिंदुओं को हेल्प किया, और बहुत गॉड फियरिंग आदमी था और बहुत विद्वान आदमी था। 25 भाषा का विद्वान था और 5-7 भाषा में वो एमए किए हुए था। बाद में वो इतना बड़ा डिवोटी हो गया कि वो मद्रास गया ही नहीं, वहीं बस गया फैजाबाद में, वहीं पर आज भी उसका घर है वहां पर। और उसके बाद वो लॉ में एडमिशन ले लिया। हाँ नहीं, वो रिजाइन कर दिया सर्विस में। उसको जवाहरलाल नेहरू ने फोर्स किया कि आप वहां से फोर्स हटा दीजिए, ताला खुलवा दीजिए, ताला वगैरह वही लगवाया था 1949 में। जवाहरलाल नेहरू ने फोन किया चीफ मिनिस्टर को, पंत उस समय थे, जेबी पंत साहब ने इनको फोन किया कि नहीं, जो स्टेटस को है वही रहेगा, हम आपका बात नहीं मानेंगे। एकदम डिफाई कर दिया। उस जमाने में किसी आईएएस का हिम्मत है, उन्होंने किया। तब बाद में उसको लेटर से रिटर्न दिया गया, वो लेटर पर भी नहीं माना। तब जवाहरलाल नेहरू ने उनको फोन किया और फोन करके डांटा, तो उसके बाद भी वो नहीं किया। कही कि ठीक है, तो देखा कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, वो रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके वही आगरा में, वो लॉ कॉलेज था उस समय, आगरा में उसने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद लॉ किया, लॉ करने के बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया। कुछ दिन के बाद ही वहाँ इलाहाबाद बार का वो प्रेसिडेंट भी बन गया, इतना पॉपुलर हो गया। और वो एमपी भी बन गया, और उसकी वाइफ भी एमपी बन गई 2 क्षेत्र से। और उसका ड्राइवर भी इतना पॉपुलर हो गया, उसका ड्राइवर एमएलए हो गया, वो ऐसा भी होती था। और लाल नारायण सिन्हा साहब जो थे, जब अटॉर्नी जनरल थे, तो पराशरन साहब उस समय सॉलिसिटर जनरल हुए। इन चार्ज इन्हीं से लिए थे पराशरन। और वही लाल नारायण सिन्हा के लड़के थे ललित मोहन शर्मा, LM शर्मा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिहार से 2 चीफ जस्टिस हुए हैं, एक जस्टिस बीपी सिन्हा और एक ये ललित मोहन शर्मा, तो उन्हीं के लड़के थे। और LM शर्मा के लड़के अभी हाईकोर्ट जज हैं, पार्थसारथी। अब समझ गए, उस समय जिस समय ये लाल नारायण सिन्हा के यहाँ लोग आए थे राय लेने के लिए यूपी से,
हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, हिंदू महासभा, और उस समय तो जनसंघ था नहीं, वो लोग आए थे यहाँ। नहीं, शायद जनसंघ पार्टी थी, जनसंघ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये रविशंकर बाबू जो लॉ मिनिस्टर थे, वो उसी समय ज्वाइन किए थे प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से 80 की बात है, 80 में वो ज्वाइन किए थे। तो 80 में वो आए थे, तो रविशंकर बाबू ही उनको लेके गए थे, क्योंकि नारायण बाबू का घर देखा हुआ नहीं था। और रविशंकर बाबू के पिताजी थे जो ठाकुर बाबू, अच्छे वकील थे सिविल के पटना हाईकोर्ट में, और वो फाउंडर मेंबर थे जनसंघ के। तो इसीलिए रविशंकर बाबू लेकर के गए थे लाल नारायण बाबू के यहाँ, इंट्रोड्यूस करा के। लाल नारायण बाबू ने ओपिनियन दिया कि आपका 2 सूट चल रहा है, वो मेंटेनेबल नहीं है। उसका सिंपल पॉइंट है, आप लोग भी समझिएगा। वो पॉइंट था कि रामलला एज ए डीटी पार्टी थे ही नहीं, 4-4 सूट चल रहा था, 2-3 सूट पहले भी हो चुका था, किसी में पार्टी नहीं थी। तो हुआ कि ये जो आप बना रहे हैं, महंत कोई में पार्टी थे, कोई में रामचंद्र, कुछ इस तरह से था। एक पक्ष मोहम्मदन पक्ष भी फाइल किया था। तो उन्होंने कहा कि आपको या तो दूसरा सूट फाइल कीजिए या उस प्लेंट को अमेंड कीजिए। तो पुराना केस था, 50-60 साल अमेंडमेंट होना मुश्किल था, इसीलिए इन्हीं के सजेशन पर वो नया सूट फाइल किया गया। तो नया सूट फाइल किया था, एक जैन साहब थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, वो रिटायर कर गए थे, तो वही प्लेंटिफ बने। और प्रैक्टिस उस केस में वो उस समय प्रैक्टिस पर बैन नहीं था शायद। इलाहाबाद जो जिस हाईकोर्ट में हाईकोर्ट जज ज्वाइन करते हैं आज के तारीख में, वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, दूसरे हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं पहले, लेकिन ये बैन नहीं था। कहा है कि नागेश्वर बाबू ही यहाँ पर वो हाईकोर्ट जज हुए थे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा आमदनी था कि 6 महीना में वो रिजाइन कर दिए। सैलरी बहुत कम होता था उस जमाने में, और रिजाइन करके फिर प्रैक्टिस भी करते थे। तो उस जमाने में बैन नहीं था, इसलिए हम नारायण बाबू का नाम लिए कि वो उतने रिप्यूटेड लॉयर थे और उनका इसमें अहम योगदान था। तो वो आर्टिकल में हम उनके बारे में भी लिखे हैं, पराशरन साहब के बारे में भी लिखे हैं, और नैयर साहब के। अयोध्या विवाद एंड 3 स्टॉलवर्ड्स करके वो आर्टिकल का नाम है। पब्लिश होगा तो आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन लिस्ट बता दिए। खैर, तो अब आप आइए सब्जेक्ट पर। रैयत के बारे में बता रहे थे। आप बता रहे थे कि केस खत्म, जो हारने वाला भी रहता है उसको आप क्यों लेने लगे, वो लाल नारायण सिन्हा। हाँ, लाल नारायण वाला, ठीक, आप बहुत याद रखते, हम भुला गए। हाँ, तो हुआ क्या कि एक बार हाईकोर्ट में 94 की बात है, हाईकोर्ट में हम अपने टेबल पर थे बार एसोसिएशन में। तो आरा से या छपरा से कहीं से कुछ क्लाइंट लोग आए, हमको नहीं जानते थे, किसी के रेफरेंस से उनका केस कॉम्प्लिकेटेड था मेरे पास। तो हम कहा कि अभी तो समय नहीं है मेरे पास, लेकिन जब तक कोर्ट में नहीं जाते हैं, कॉल केस नहीं होता है, तो आप अपना कुछ प्रॉब्लम है जो बताइए। अगर बहुत ज़्यादा पेपर वगैरह देखना हो तो ऑफिस में घर पर आइएगा, वहाँ पर देखेंगे। तो उन्होंने जो उनका अपना केस था, उनको अनुभवी था, अनुभवी लोग, पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने पूरा नरेट किया कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये फाइंडिंग हुआ, वो फाइंडिंग हुआ, सब बताते गए। तो हम उनका पॉइंट पिकअप कर लिया। हमने कहा कि आपका कोई केस नहीं है, यहाँ पर डिफिकल्टी है, नहीं एडमिट होगा आपका केस। हमने उनसे कोई फीस भी चार्ज नहीं किया, कंसल्टेशन चार्ज भी नहीं लिया, उनको लौटा दी। तो उसी समय उस टेबल पर लाल नारायण सिन्हा के मुंशी जी बैठे हुए थे, बहुत ओल्ड आदमी थे, और उस समय उनका शिष्य लोग काम करता था, वो आते थे कभी कभी, एक आध दिन सप्ताह में आके बैठते थे। तो वो भी क्लर्क के रूप में नहीं, अब ऐसे बुजुर्ग के रूप में हाई कोर्ट में, तो उनको सब लोग जानता था। तो बगल में वकील का बगल में चेयर है, तो उस पर भी बैठते थे। ऐसे बैरिस्टर में जो लोग आप लोग जानते हो, देखते हैं कोई क्लाइंट को वहाँ पर अलाउ नहीं है, वकील के बगल में कोई क्लाइंट नहीं बैठ सकता है, बड़ा स्ट्रिक्ट बैरिस्टर लोग मेंटेन किए हुए थे। अब तो कोई नहीं है, लेकिन अब वो बहुत 100% वो सही नहीं। अब हम लोग भी बैठा लेते हैं जैसा क्लाइंट रहा। अब बातचीत करनी है तो खड़ा खड़ा कैसे करेगा। तो उस समय मुंशी जी बैठे हुए थे। जब क्लाइंट चला गया तो उन्होंने हमको कहा कि सर आप बहुत गलत करते हैं। तो क्या गलत करते हैं? तो आपको लौटा क्यों दिए थे? नहीं लौटाना चाहिए। हमने कहा है उसका केस हमारे हिसाब से मेंटेनेबल नहीं है, तो हम लौटा नहीं देंगे। तो बाद में कहेगा कि हमसे इतना पैसा ले लिए, हम केस भी हार गए, अच्छा वकील नहीं है, मेरा रिपोर्टेशन भी खराब होगा।
और उसका काम भी खराब हुआ, टाइम एनर्जी और लॉस, पैसा सब बर्बाद होगा। तो इससे अच्छा अभी वो या तो कॉम्प्रोमाइज कर ले पार्टी से कुछ एडजस्ट करके, और या तो चुपचाप बैठ जाए। तो कहीं नहीं, आपको हम बताते हैं क्या करना चाहिए। तो ही सजेस्टेड मी विथ रियल स्टोरी ऑफ लाल नारायण बाबू। उसने बताया कि लाल नारायण बाबू भी यही करते थे जो आप करते हैं। तो हम कहा हम पहले से सभी वकीलों को देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल लॉयर से ही करते थे उस जमाने में। गलत केस करने वाला शायद 1-2% कोई हो। अब हाँ, ये हो सकता है कि उनको नहीं समझ में आए तो ऐसा कर सकते हैं। तब उन्होंने स्टोरी बताया कि लाल बाबू के यहाँ एक क्लाइंट गया सेकेंड अपील में, दोनों कोर्ट का फाइंडिंग कंकरेंट था। तो सेकेंड अपील मेंटेनेबल नहीं होता है कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट में, क्योंकि कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट बाइंडिंग होता है हाई कोर्ट के ऊपर। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा केस नहीं है, तो हाथ और जोड़ा। बहुत जमाने की बात है, 1949 की बात है। तो कहा कि सर, कम पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन कहा कि सर अपने जोशी हथीर। तो बिगाड़ गया वकील साहब, क्या बोलता है बेहुदा ऐसा। तो नहीं सर, अपने कह दिलथिन कि ये हार जाओगे, केस डिसमिस हो जाएगा, हम सीनियर वकील हैं, मेरा फीस ज्यादा है, तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो कहे नहीं सर, जे अपने लगा है ज्योतिषी हथिन, हमारे लीलरवा में लिखल है कि हम हार जीबे, भविष्य जाना हथिन अपने। तो वो समझ गए कि इडियट क्लाइंट है, उसको भगाई चैम्बर से। कुछ दिन के बाद उन्हीं का कोई जूनियर था हाई कोर्ट में जो अलग हो गया था, इंडिपेंडेंट, उसी को वो रख लिया और संजोग से उसका केस एडमिट हो गया सेकेंड अपील। तो कितना इडियोटिक क्लाइंट था, वो सर्टिफाइड कॉपी लिया एडमिशन वाला ऑर्डर का और लेके फिर लाल बाबू के घर पर पहुंच गया और प्रणाम करके चैम्बर में घुस गया। वकील के चैम्बर में तो क्लाइंट का फ्री एंट्री है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। घुस गया तो देख के पहचान गया कि क्या है, तो कुछ नहीं बोला, वो एडमिशन वाला ऑर्डर था हाई कोर्ट का, दिखा दिया। तो बोले क्यों दिखा रहे हैं? तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहा कि हुजूर कहलथिन है कि तुम हार जाओगे तो हुजूर एडमिट भी नहीं होगा। तो हुजूर एडमिट हो गए जे अपने के जूनियर फलना बाबू के हम रख लिया। अच्छा ठीक है, हो गया ठीक है, जाओ। चला आया। और संजोग की बात है, कुछ दिन के बाद वही लॉयर, ये कौन लॉयर, बहस किया, केस फाइनल हियरिंग में आया तो केस जीत गया। तो जीत गया तो फिर सर्टिफाइड कॉपी लेकर के लाल बाबू के यहाँ चला गया और लाल बाबू को दिखाया। तो उसका अंदाज कुछ इस तरह था कि उनको लगा कि टॉन्टिंग स्टाइल में ही हमसे बात कर रहा है, तो बहुत खफा हो गया, उसको जबरदस्ती बाहर किए। तो मुंशी तो उस समय उठा, वही मुंशी हमको नरेट कर रहा था। इसके उसके बाद से वो चला गया तो लाल बाबू को रीथिंकिंग करना पड़ा। तो हम लोग को इंस्ट्रक्शन था कि जो क्लाइंट आवे उसको सही से समझा दिए कि केस आपका एडमिट होने लायक नहीं है, आप इसमें जीतने की संभावना नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि हम करें तो आप कर सकते हैं, जो आप यही पॉलिसी अडॉप्ट कीजिए। तो ऐसा कभी कभी मौका आता है। आप लोग को ये भी बता दें, चूंकि लीगल मैटर है, जब 2002 का जो सीपीसी का अमेंडमेंट देख रहे हैं, वो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में। उसमें राम जेठमलानी साहब लॉ मिनिस्टर थे। तो सीपीसी में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट किया गया था, तो सब अमेंडमेंट नहीं लागू हुआ। 4 साल 5 साल जो रुका रहा, क्यों? उसमें केस हो गया था हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। अब बाद में कुछ प्रोविजन को विड्रॉ करना पड़ा गवर्नमेंट को, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था एडवोकेट्स का एजिटेशन। आप लोग को अगर मेमोरी ठीक है, याद होगा, तो जेठमलानी साहब के विरुद्ध में बहुत नारेबाजी हुआ था, बहुत बेइज्जती उनकी हुई थी, और दिल्ली के वकीलों ने ही किया था। वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और पानी का छोड़ा गया, क्या क्या नहीं हुआ आंदोलन खत्म करने के लिए, लेकिन वकील नहीं झुके, हुआ कि और उग्र रूप ले लेगा। तो उसमें बहुत सा प्रावधान को नहीं लाया गया। उसमें एक प्रावधान हम आपको बताते हैं जिसको नहीं लाया गया, वही है जो अभी हम बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में और कुछ और कंट्रीज में जहां पर अभी ज्यादा डिसिप्लिन है, और खासकर लीगल प्रोफेशन में ऑनेस्टी और डिसिप्लिन है, वहां पर यह अभी तक रिवाज है कि जब कोई क्लाइंट वकील के पास जाएगा
तो क्लाइंट अपना फैक्ट्स नरेट करेगा, प्रॉब्लम बताएगा, डॉक्यूमेंट्स प्लेस करेगा, तो देखने के बाद एडवोकेट उसको इन राइटिंग एक सर्टिफिकेट देगा कि आई हैव एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सो एंड सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ सच एंड सच थिंग्स, जो भी डिटेल्स का देगा, और लास्ट में लिखेगा आई हियरबाय सर्टिफाइड दैट दिस इज ए फिट केस फॉर फाइलिंग ए सिविल सूट। जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा प्लेंट के साथ कोर्ट में, तो प्लेंट उसका इंटरटेनेबल ही नहीं। अगर मान लीजिए कि और क्या प्रावधान प्रावधान बनाया गया, तो यहाँ पर हो गया कि तो हम लोग तो जो मन होता है वही केस कर देते हैं, नहीं केस बनता है तो उल्टा सीधा करके भी कर देते, तो वकीलों को ज्यादा दिक्कत हुई, इसीलिए वो चैप्टर नहीं जोड़ा गया, और फिर बाद में 2002 में लागू हुआ। तो आप ऐसा प्रश्न किए तो कुछ इससे भी आपका अनुभव बढ़ेगा और कुछ ज्ञानवर्धन होगा। अब आइए रैयती राइट पर, बीच में ब्रेक भी लेना है, आप बोलिएगा। हम लोग का 11 बजे आधा घंटा का ब्रेक होगा ने, तो 10 मिनट में और कुछ बात बता देते हैं 15 मिनट में। अब देखिएगा, रैयत जब लैंड को जोतता है तो प्रोड्यूस जो होता है, उस समय क्वाइंस की कमी थी, करेंसी की कमी थी, तो वो प्रोड्यूस को ही जमींदार बांट लेता था। तो अलग अलग इलाके में अलग अलग एक तरीका बन गया था, या तो वो वर्बल एग्रीमेंट हो, या प्रैक्टिस हो, या कस्टमरी हो। तो कहीं 30 शेर ले लेता था जमींदार और 10 शेर देता था। उस समय किलो तो था नहीं, शेर था, शेर ऑफ मन होता था। 30 शेर ले लेता था एक मन में और 10 शेर बचता था रेतो। कहीं 25 ले लेता था, कहीं 20 ले लेता था। और अगर कैश पर है और ड्रॉट हो गया, क्योंकि सब नेचर पर खेती होता था, ड्रॉट हो गया या बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गया, और रेंट है पेबुल कैश में, तो उसको डिफिकल्टी होती थी रैयत को, तो जमींदार लोग उसको माफ नहीं करता था, वो रेंट सूट फाइल कर देता, रेंट सूट फाइल कर देता था। इसलिए रेंट सूट फाइल करता था कि अब रैयत को बीटी एक्ट के अंदर रैयत डिक्लेयर जो हो गया, उसको अब भगा नहीं सकता, मनमानी नहीं कर सकता। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए एक्ट में प्रावधान बनाया गया कि वो जब डिफॉल्ट करेगा एरियर्स ऑफ रेंट में ही उसको हम भगा सकते हैं। सेक्शन 25 में उसका प्रावधान बनाया गया। तो वो लोग रेंट सूट पहले फाइल करता था, और रेंट सूट फाइल करता था, उसमें डिक्री हो गई, डिक्री के बाद एक्सक्यूशन हुआ, तो एक्सक्यूशन के बाद ऑक्शन हो जाता था, ऑक्शन के बाद जमींदार वो लैंड परचेज कर लेता था, और परचेज कर लेने के बाद फिर दूसरे को सेटल कर देता था। ये सब प्रॉब्लम जो आता है, आप लोग बहुत सवाल पूछते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा डीपली बता रहे हैं। तो पहले जो लैंड था वो रैयत जोत रहा था, कोई व्यक्ति जोत रहा था, तो जोतते ही वो रैयत हो गया, और उसका ऑब्लिगेशन शुरू हो गया कि जो जमींदार है उसको हम रेंट दे। तो रेंट दो तरह का होता था, कैश रेंट को बोलते थे नकदी, नकदी, और क्रॉप रेंट को बोलते थे भावली। नकदी और भावली। तो भावली का होता था कि कितना मन देना है। अगर 1 बीघा में 20 मन अनाज होता है, तो उसमें से 10 मन 5 मन वो फिक्स्ड होता है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड रेंट। और एक होता था भावली दाना बंदी, जिसमें फिक्स नहीं रहता था, वो परसेंटेज रहता था, लेकिन उसको एसरटेन करना पड़ता था, उसी को दाना बंदी बोलते हैं। उसका तरीका था कि अगर 4-5 प्लॉट है, किसी एक प्लॉट में बहुत ज्यादा अच्छा क्रॉप हुआ है, किसी एक में खराब हुआ है, और एक में एवरेज है, तो तीनों प्लॉट का 1-1 डिसमिल का या 1-1 कट्ठा का क्रॉप को काट करके और तीनों को मिला के और उसको 3 से भाग दे के एवरेज कर दिया गया, तो उससे निकल गया उसका प्रोड्यूस रेट कि पर कट्ठा कितना प्रोड्यूस हुआ है, और तब उसके हिसाब से आता था। तो भावली में हमेशा डिस्प्यूट होता था लैंडलॉर्ड। वो कहता था कि
नहीं बहुत कम हुआ है, जमींदार कहता था बहुत हुआ है, तो डिस्प्यूट होता था तो जाता था स्पॉट पर, रेवेन्यू ऑफिसर रहता था, उसके सामने इंक्वायरी होता था, तो उसी तरह का करके और उसको बाद में डिसाइड किया जाता, तो उसको भावली रेंट बोलते थे। और ये नकदी रेंट हुआ। तो बाद में रेंट कम्यूटेशन का प्रावधान बनाया गया। बीटी एक्ट में भी बहुत अमेंडमेंट होते गया। तो सेक्शन 40 बीटी एक्ट आपको आज के तारीख में भी बहुत जगह केस डिस्प्यूट में, सिविल में अभी भी बहुत आता है उस सब का मैटर। तो उसमें ये मैटर आएगा, 2 मैटर। एक मैटर आया कि रेंट कम्यूटेशन दफा 40 का केस होता था, और रेवेन्यू ऑफिसर को पावर था, उसको सब लोग जानता था, जो दफा 40 हो गया, दफा 40 हो गया ही बोलता था। तो दफा 40 का मतलब है कि पहले क्रॉप रेंट पेबल था, उस क्रॉप रेंट को कैश रेट में कन्वर्ट कर दिया गया बाय ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट रेवेन्यू ऑफिसर। तो वो कब करता था? जब रेवेन्यू ऑफिसर के यहाँ एप्लीकेशन दिया जाता था अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40 बीटी, तो उसको बोलते थे रेंट कम्यूटेशन प्रोसीडिंग। अब वो जब हो गया वो बाइंडिंग हो जाता था दोनों पर। उसका फिर अपील रिवीजन जहां भी जा सकता था, लेकिन वहीं तक उस समय उस जमाने में इतना लोग लड़ता नहीं था, खासकर रैयत लोग को, तो जो हो गया उसी को मान लिया। और जो रैयत, अंडर रैयत कहते हैं, वो बटाईदार कहलाता था। बटाईदार का मतलब हुआ वो रैयत जिसको दूसरे को दिया जोतने के। तब किसी किसी गांव में बड़े बड़े रैयत थे जिनके पास ज्यादा लैंड था और अपने से नहीं जोत पाते थे, तो वो दूसरे लैंडलेस व्यक्ति को जोतने के लिए देते थे, तो वो कहलाया अंडर रैयत। माने रैयत के अंडर में काम करने वाला अंडर रैयत, और उसको आज के तारीख में बटाई बोलते हैं। और जमींदारी के समय में उसको सिकमी भी बोलते थे। सिकमी माने बटाई, और सिकमी पर जोतने वाला बटाईदार। तो सिकमीदार और बटाईदार दोनों एक ही चीज है, अंग्रेजी में उसको अंडर रैयत कहते हैं। तो अंडर रैयत लाइबल है टू पे एग्रीड अमाउंट ऑफ रेंट टू दी रैयत, और रैयत लाइबल है टू पे रेंट टू दी लैंडलॉर्ड। तो ये जो प्रक्रिया हुई कि वो लैंडलॉर्ड को कुछ रेंट देगा और उसके बदले में वो लैंड को जोतेगा, उससे जो प्रोड्यूस होगा उसको अपने इस्तेमाल में लाएगा, तो इसी को बोलते हैं रैयती राइट, इसी को बोलते हैं टेनेंसी राइट। इसीलिए ये एक्ट का नाम पड़ा बिहार टेनेंसी एक्ट। मीन्स राइट ऑफ टेनेंसी हैज बीन क्रिएटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। इसके लिए कोई एग्रीमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। जैसे आज हम टेनेंट किसी मकान में रखते हैं तो एक रेंट एग्रीमेंट लिखते हैं, या ओरल भी लिख सकते हैं। अगर हम किसी को लैंड लीज पर देते हैं तो लीज वाला लैंड के लिए भी लीज डीड हम लिखते हैं, तो लेसर और लेसी बोलते हैं। तो एक्चुअली जो बीटी एक्ट में जो प्रावधान है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर टेनेंसी क्रिएट होता है। तो लैंडलॉर्ड हो गया लेसर, और जो रैयत है वो टेनेंट लेसी। तो लेसर लेसी का रिलेशन है, इसीलिए इसी को जो एग्रीकल्चर में कल्टीवेट करने का अधिकार देता है एग्रीकल्चर लैंड को, वो रैयती राइट कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति परमानेंट विलेज में रह रहा है, एक विलेज में, बहुत से लोग घुमक्कड़ लोग भी होते थे, आज ही बंजारा लोग बहुत है इस तरह के। इंडिया में हर एक क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो, जैसे बकरवाल है उधर आपके कश्मीर में और राजस्थान में, बकरवाल लोग, वो लोग घूमते ही रहता है। यहाँ पर भी गडेरिया लोग है बिहार में, देखिएगा भेड़ी लेके 150 हजार घूमते ही रहता है। एक बक्खो जाति है वो भी घूमते रहता है। ऐसे घुमंतु जाति आज भी है, लेकिन पहले जमाना में ज्यादा थे। तो खेती करने वाले लोग उस तक घुमंतु थे, एक जगह सेटल नहीं रहते थे। तो उसके लिए बनाया गया कि जो 12 साल तक एक ही गांव में बसा हुआ है, तो पहले जो बसा हुआ है जब परमानेंट, उसको बोलते थे ऑक्यूपेंसी रैयत। और अगर 12 साल तक एक ही गांव में बसा गया तो उसको बोलते थे ऑक्यूपेंसी सेटल्ड रैयत। माने उसका जमीन जायदाद, मकान, घर दुआर, बीवी बाल बच्चा सब है, वो सेटल्ड है, वो कहीं जाए वाला नहीं, घुमंतु नहीं। तो ये सब
उस समय की प्रक्रिया है, आज के तारीख में सिर्फ बैकग्राउंड समझने के लिए बता दिए। आज उसकी कोई एक्ट में प्रावधान है, आज हर आदमी सेटल रैयत है और ऑक्यूपेंसी रैयत, जिसके पास खेत है और खेत जोत रहा है, और लैंडलॉर्ड चला गया, लेकिन लैंडलॉर्ड के जगह पर सरकार लैंडलॉर्ड हो गई। तो जो राइट्स, टाइटिल एंड ऑब्लिगेशन लैंडलॉर्ड का था वो आज स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, और जो राइट, टाइटिल, इंटरेस्ट एंड ऑब्लिगेशन उस समय जमींदार के समय रैयत का था, वो राइट, टाइटिल, इंटरेस्ट एंड ऑब्लिगेशन आज भी रैयत के है, आज भी जमीन जोतने वाला रैयत ही कहलाता है। तो सवाल जो पूछा जाता है इस पर ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता है, और चूंकि स्टेट लॉ कई स्टेट में अलग अलग है, खास करके टेनेंसी लॉ में, यूपी में टेनेंसी राइट डिक्लेयर कराना पड़ता है, बंगाल में कराना पड़ता है, यूपी में भूमिदारी राइट बोलते हैं, बंगाल में भी उसी तरह से बोलते हैं, एमपी में भी है। यहाँ पर बाई वर्च्यू ऑफ बर्थ वो रैयत माना जाता है। यहाँ रैयती राइट डिक्लेयर करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एक रैयत है ए, उसके पास 5 एकड़ जमीन है, उसका डेथ हो गया तो उसका जो नेचुरल एयर्स है वो अपने आप रैयत हो जाएगा, और उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी कि वो सरकार को रेंट दे, और उसका अधिकार होगा कि वो एग्रीकल्चर होल्डिंग को होल्ड करे और उसको जोताबाद करे, या स्वयं करे, या नौकर से करावे, या मजदूर से करावे, या वो किसी अंडर रैयत को दे दे, ये उसका प्रोरोगेटिव है। तो ये जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का, ये परमानेंट नेचर का हो गया। इसीलिए आप इसको कह सकते हैं कि जो परपिचुअल लीज होता है, परमानेंट लीज होता है, उस तरह का कैरेक्टर हो जाता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। हमसे कई बार सवाल पूछा गया, बड़ा टेक्निकल सवाल है, कि मान लिए कि एक व्यक्ति है, उसके दादा के नाम से खतियान चला रहा है, तो दादा तो उसको परचेज किया नहीं, दादा जोतता था, कब्जा में था, सर्वे आया, उसका नाम एंट्री हो गया, तो दादा क्या था, वो भी टेनेंट था। किसका टेनेंट था? तो लैंडलॉर्ड का टेनेंट था। उसके बाद उसका बाप को आ गया रैयती राइट, तो वो भी उसी स्टेटस में रहा। फिर बाप मर गया तो आज 3rd जनरेशन में वो है, तो वो भी रैयत ही है। जो जमीन उसका बाप दादा जोतता था, उस जमीन का आज वो रैयत है, आज वो दे रहा है। वो जैसे कि एब्सोल्यूट सेल में या गिफ्ट में टाइटिल एक दूसरे को कन्वे करता है, तो नॉन एग्रीकल्चर के लिए तो वो इसमें नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए वो टेनेंट ही रहेगा, लेकिन उस टेनेंट को सारा राइट है। वो अपना राइट को गिफ्ट कर सकता है, लीज कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, अगर उस पर कोई आफत आया, कोई इंक्रोच किया तो सूट फाइल कर सकता है, कोई इंक्रोचर को रिमूव कर सकता है, डिस्पोजेस कर सकता है। सारा अधिकार जो एक एब्सोल्यूट ओनर का होता है वो एब्सोल्यूट ओनर का है, लेकिन टाइटिल डीड नहीं है उसके पास। ये समझने वाली बात है। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन उठता है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रॉब्लम वकील या जज लोग फेस करते हैं कि आखिर इसका कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी इसका है रैयत, एंड ही हैज गॉट ए रैयती राइट, which means that he has a right to hold, possess and cultivate it and to use it in its own way. अगर खेती की जमीन है तो किसान चाहे तो उस खेती की जमीन में मकान बना सकता है, दुकान बना सकता है, फैक्ट्री बना सकता है, कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, या उसकी मर्जी है कि हम इसको ग्रेजिंग ग्राउंड बना दें, तो तालाब बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं। अब कानून बना है, बदला है, और क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग कंट्री है और बहुत सा विकास का काम हो रहा है, इसलिए कुछ कुछ स्कीम भी आया है, कुछ अमेंडमेंट्स भी आया है। राइट यूजर ऑफ लैंड चेंज करने के लिए सबसे पहले राजस्थान में कानून आया था, उसके बाद हर स्टेट में आ गया। वो यूजर ऑफ राइट, जैसे हम एग्रीकल्चर लैंड है, अब हम उसको बदलना चाह रहे हैं कॉमर्शियल में, तो हमको परमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए सर्टेन फी प्रेस्क्राइब है। उसके पीछे लॉजिक ये रहा है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो कल्टीवेबल लैंड कमते जा रहा है। कहा है कि जो बिगर पॉपुलेशन है उसके इस्तेमाल के लिए ज़्यादा स्कूल, ज़्यादा कॉलेज, ज़्यादा हॉस्पिटल, ज़्यादा ट्रेन, ज़्यादा रेलवे लाइन, ज़्यादा रोड, ज़्यादा एयरपोर्ट, मार्केट, अर्बन डेवलपमेंट, हर देखते हैं छोटा टाउन जो बचपन में देखे होंगे, आज वो अगर आधा किलोमीटर में था आज 4 किलोमीटर में हो गया।
तो ये सब अर्बनाइजेशन होने के कारण एग्रीकल्चर लैंड की कमी होने लगी। तो इसीलिए अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट भी आया था, जो 20 साल तक रहा, बाद में वो रिपील कर दिया गया, वो खत्म हो गया, आज लागू नहीं होता है। बहुत केसेस हुए थे अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट में कि अर्बन एरिया में जो ग्रीन बेल्ट है उसमें जो लैंड होगा उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और अगर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो वो वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन जो ओपन छोड़ दिया है और कंस्ट्रक्शन होने लायक है वो सरकार उसको सरप्लस बना दिया कि इतना एरिया से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, वो सब वेस्ट कर जाता था। जैसे ये सीलिंग एक्ट जो अभी है एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो लागू होता है, तो ये एक्ट तो अभी है, लेकिन अर्बन सीलिंग एक्ट खत्म हो गया। तो ये राइटी राइट क्रिएट करता है बीटी एक्ट, टेनेंट को प्रोटेक्शन देता है, अंडर टेनेंट है तो उसको भी प्रोटेक्शन देता है, और आज के तारीख में जो भी रैयत है वो ऑक्यूपेंसी सेटल्ड रैयत है, यानी कि उसका परमानेंट एबोर्ड है जिस गांव में है। तो ये स्थिति जब आई 1885 में जब कानून बना, उस समय से ही सर्वे का भी काम इंडिया में शुरू हुआ। सबसे पहले मद्रास में शुरू हुआ था 1884 में, लेकिन कुछ ही दिन के बाद बिहार में शुरू हुआ, बेतिया में सबसे पहले। अभी कोई है बेतिया से आप लोगों में? बेतिया से कौन है? जी सर, हाँ मैं सर। हाँ, नाम बोलिए। श्री प्रकाश सर। श्री प्रकाश जी, आपके कोर्ट में कोई ऐसा केस आया है बेतिया महाराज का जिसमें कि खतियान दाखिल हो उस समय का पुराना? सर आया है सर। हाँ, तो कौन साल का है खतियान, याद पड़ता है? और सर एक तो जो 13 से 16 वाला है वो वाला, और इसके पहले वही जो 84 वाला सर बता रहे हैं। 1894 या 84 इसी बीच का है वहाँ का। 84 से 94 के बीच का पीरियड है। और फिर ये 16 में वो आ गया सर, वो जो दूसरा वाला बना 16 में जो फाइनल हुआ सर 1916 सर। हाँ, तो बेतिया का तो बिहार में हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे इस इलाका में साउथ बिहार में जिसमें हम लोग आते हैं गंगा नदी के इस पार, इधर ऑलमोस्ट सब 1909 से 1911 के बीच में फाइनल हो गया था कैडेस्ट्रल सर्वे। इधर तो कैडेस्ट्रल 16 में बताते हैं सर, तो 16 में हुआ। हाँ, तो उधर और पहले हो गया, इसे कि तो पहले वहाँ शुरू हुआ था सर। लेकिन सर इसी से एक रिलेटेड जो प्रॉब्लम यहाँ आता है, हाँ, जैसे सर ने कहा कि एग्रीकल्चरल है तो उसको कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो उसमें वो है, लेकिन जो पब्लिक अगर खतियान में पब्लिक यूज के लिए कोई लैंड है या जैसे वो तालाब है और हॉस्पिटल के लिए है या स्कूल के लिए है, तो क्या वो जो खतियानी जो रैयत है या जमींदार जो है, और जो समय का जमींदार था, तो वो इस जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो फिक्स जो लैंड है उसको क्या कृषि लैंड में या रैयत को जो है उसको बंदोबस्त कर सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब ये तो मैंने अब बीटी एक्ट के अंदर गहराई में जाने की बात हो गई, लेकिन सवाल पूछे हैं तो यहीं पर बताते हैं। हम अभी बाहर जैसे कोई मकान को देखने जाना है तो अभी हम मकान के बाहर बाउंड्री दिखा रहे थे आपको, अब बाउंड्री के अंदर घुसना पड़ेगा, तो वो भी आपको बताते हैं। सुनिए, जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ सेटल्ड लॉ है, अब बीटी एक्ट को पूरा पढ़ के समझने के बाद जो आपको ज्ञान मिलेगा वो सब 2 लाइन में बता देते हैं कि जमींदारी के समय जितना भी जमींदार के क्षेत्राधिकार में लैंड था, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लैंड, एवरी लैंड विद इन द एम्बिट ऑफ जमींदारी बिलोंग्स टू जमींदार। ये बेसिक प्रिंसिपल है। मालिक उसको बोलते थे। तो मालिक का मतलब, जैसे आज हम कहते हैं कि घर के हम मालिक हैं, इसका माने हम हैं एब्सोल्यूट ओनर, कोई इसमें और नहीं है। तो जितना जमींदारी एरिया था उसका वो पर्टिकुलर कोई जमींदार था। जैसे आप बेतिया में है तो बेतिया महारानी, और पहले महाराजा थे, बाद में भुवनेश्वरी देवी कुंवराई, तो वो महारानी बेतिया महारानी, उन्हीं के पीरियड का ज्यादा कागजात मिलेगा आपको।
भुवनेश्वरी कुंवर देखे हैं खतियान में ना? सर हाँ, तो उन्हीं के पीरियड में बहुत सा कागज बना और लेडी थी इसका फायदा उठाया, उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ सब, और बहुत सा जाली फरेबी। बेतिया में हजारों केस उधर है, बेतिया महाराज का पूरा एरिया में सिविल कोर्ट में सब। डॉक्यूमेंट मंगाते हैं सर, हाँ। तो वो कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। हाँ, वो सब बता देते हैं उसका। उधर बहुत जाली फरेबी बनाता है कागज सिविल कोर्ट में, सब ऑफिसर लोग परेशान रहते हैं। तरह तरह का जाल फ्रेम मिलेगा। दूसरा जाल फ्रेम इधर ज्यादा, हम तो सब केस आता है मेरे पास पर्सनल, और कभी कभी जुडिशियल ऑफिसर पूछते हैं। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में यहाँ भी जाली कागज बना के केस सिविल कोर्ट में बहुत आ रहा है आजकल, कई केस हम देखे। हम लोग तो दरभंगा महाराज का भी बहुत आता है। हाँ, दरभंगा का भी आता है। वहां से विनय जी कई बार हमसे पूछे हैं, कई बार जजमेंट करने में उनको डिफिकल्टी हुई। विनय जी है ना जो एकेडमी में थे पहले, वहाँ जी सर, जी सर। अभी ये डीजे हो गए शायद, ये पास्को में तो चले गए, हफ्तों में चले गए सर। पास्को में चले गए। जी जी। हाँ, तो वो बहुत सा प्रॉब्लम शुरू उनको बहुत डिफिकल्टी हुई। वो तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, वहां पर पहले पढ़ाते थे अहमदाबाद में लॉ कॉलेज में। तो यहाँ सर सब जज बन रहे हैं ना। और यहाँ एकेडमी में आए तो हमसे बराबर कहते थे सर यहाँ आकर के तो हम सब भुला गए। सब जज बन थे सर। तो उनको शुरू में गए था, डिफिकल्टी हुआ। जब सब जज थे तो बहुत पुराना सब केस मिला, एक से एक लिटिगेंट है वहाँ। अभी भी है सर। हाँ, बहुत लिटिगेंट है, बहुत। अभी भी है, लेकिन सर हम लोग को काम करने का भी मौका नहीं मिल पाया है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ। तो वो सब धीरे धीरे जब काम कीजिएगा ना तभी ना अनुभव होगा, और जानकारी रहेगा तो आप डिफेक्ट पर फोर्जरी फ्रॉड जो भी हुआ उसको आप डिटेक्ट करिएगा। इसीलिए उसी आधार पर बता रहे हैं। तो अभी जो आपको पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, प्रकाश जी का जो प्रश्न है उसी के कंटेक्स्ट में हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, और उसके बाद आधा घंटा के लिए हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी सब कंक्लूड कर देंगे। तो एवरी इंच ऑफ लैंड बिलोंग्स टू जमींदार, ये एक प्रिंसिपल हुआ। अब दूसरा कई कैटेगरी होता था जमीन का, ये कहाँ से पता चलेगा? तो पहले भी था, लेकिन उसको सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट में सर्वे ऑथोरिटीज ने रिकॉर्ड किया, जिसको हम लोग खतियान बोलते हैं। तो हम लोग सिर्फ जानते हैं कि खतियान ही सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट। सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट कई तरह का होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, नाम बता दे, अब बाद में फिर जरूरत पड़ेगा तो समझने में आसानी होगी। तो एक जो खतियान हुआ, ये सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट, ये रैयत के राइट को रिकॉर्ड करता है। दूसरा हुआ जमींदार का राइट, जमींदारी राइट जिसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी राइट, और उर्दू में बोलते हैं हकीयत मिल्कियत। प्रोप्राइटरी राइट मीन्स हकीयत मिल्कियत, जमींदारी राइट भी कहते हैं। उसका रिकॉर्डिंग होता है खेवट रजिस्टर में, खेवट रजिस्टर। और दूसरा रजिस्टर होता है, खेवट रजिस्टर से सिर्फ इतना ही पता चलता है उसमें तौजी नंबर दिया रहता है, वो जमींदार को अलाउटेड नंबर होता है। रैयत को खाता नंबर अलाउट होता है, वो रैयत का एक ही खाता रहेगा। जैसे पासबुक आप बैंक में खोलते हैं तो हर कस्टमर का पासबुक का अलग अलग नंबर होता है, और जब आप अपना अकाउंट को ऑपरेट करेंगे तो उसी पासबुक के रेफरेंस से ऑपरेट करेंगे। तो इसीलिए रैयत का खाता हो गया, जिसको रैयती खाता बोलते हैं। खतियान में जिसका नाम आ गया सर्वे खतियान में, वो रैयती खाता हो गया। और खेवट में नाम आ गया तो जमींदार का तौजी नंबर से खेवट एंट्री हो गया। उस जमींदार के उस तौजी में कितना एरिया है, कितना रेंट है, उसमें इतना ही रहता है। दूसरा एक है रजिस्टर्ड डी, वो भी रजिस्टर्ड डी भी सर्वे रिकॉर्ड है, वो भी जमींदार का है। रजिस्टर्ड डी में एंट्री होता है किस जमींदार का कितना शेयर है, और वो शेयर का खरीद बिक्री जैसे लैंड का होता है तो प्रोप्राइटरी राइट का भी खरीद बिक्री होते रहता है। तो उस सब का रिकॉर्डिंग उसमें होता है। या कोई मर गया तो उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ उसके जगह पर, तो रजिस्टर्ड डी में उसका एंट्री रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद एक होता है रजिस्टर्ड ए कंबाइंड विथ रजिस्टर्ड डी। ये सब सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, आप लोग नोट कर लीजिए,
फिर किताब में खोजिए कहीं नहीं मिलेगा, और कोई वकील नहीं बताएंगे। और डॉक्यूमेंट देखिएगा तो समझ में, हमसे लोग सवाल पूछते रहते हैं बराबर, कोई डॉक्यूमेंट मिल गया अचानक फैसला के टाइम में देखते हैं तो नहीं समझ में आता। दूसरा एक होता है विलेज नोट, वो भी सर्वे रिकॉर्ड है। विलेज नोट को उर्दू में बोलते हैं ये कंबाइंड विद रजिस्टर्ड डी, ये क्या बताता है सर? रजिस्टर्ड ए कंबाइंड विथ रजिस्टर्ड डी ये बताता है कि अगर कोई जमींदार मर गया तो उसके वारिस का नाम जुटा है तो कब जुटा है, किस ऑर्डर से जुटा है, उसका काट करके उसका नाम जोड़ा रहेगा। ये सब जमींदार, अगर आपके यहाँ कोई केस आया आज के तारीख में, एक हुक्मनामा आया कि फलाने जमींदार ने ये हुक्मनामा हमको दिया है, हमरे दादा परदादा को दिया है, आज हम उसी के आधार पर कब्जा में है, रसीद है मेरे पास, तो अब क्वेश्चन उठता है, अदर साइड कहता है कि तो जमींदारे नहीं थे। अगर वो नहीं भी कहता है तो कोर्ट को आज के तारीख में फाइंड आउट करने के लिए, सर्टेन करने के लिए देखना चाहिए कि एक्चुअली एट द टाइम व्हेन द हुक्मनामा वाज ग्रांटेड वेदर दैट पर्सन वाज जमींदार ऑफ दैट लोकेलिटी और नॉट। अगर वो जमींदार ही नहीं था तो साबित हो जाएगा कि वो जाली बना लिया। तो इसलिए कहाँ मिलेगा ये जानना जरूरी है। दूसरा है कि ये जो एग्रीकल्चर लैंड है और कमर्शियल लैंड है और पब्लिक लैंड है, इस सब में यूजर में रास्ता है, तालाब है, नदी है, ये सड़क है, चारागाह है, ईदगाह है, इस तरह का जब कभी कभी डिस्प्यूट आता है तो उसको देखने के लिए वो विलेज नोट बहुत जरूरी है। विलेज नोट अंग्रेजी में, उर्दू में उसको बोलते हैं फर्द रिवाज। उसमें हर विलेज का एक एक बात डिटेल में लिखा रहता है, कहाँ पर मंदिर है, मंदिर कौन देवी देवता का है, कहाँ पर गिरजाघर है, कहाँ पर मस्जिद है, उसमें कौन समुदाय के लोग जाते हैं, कहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, कहाँ रास्ता है, वहाँ पर जो उस समय कस्टम था प्रिवेलिंग और जो प्रॉपर्टी का स्टेटस था, हर तरह के नेचर, तो उसमें मिलेगा आपको फर्जी बात। कभी कभी खोजने पर, जैसे कि आप एक गांव में हैं जहां पर आप रहते हैं, तो आपके गांव के नाम का अलग फर्ज रिवाज नहीं बना है, आपके बगल में कोई आपसे बड़ा गांव होगा जहां सर्वे कैंप रहा होगा या कोई अथॉरिटी वहां गया, आपके गांव में नहीं आया तो वहीं बैठे बैठे आपके गांव का इंक्लूड कर दिया। तो कभी कभी हर विलेज का नहीं मिलता है, एक विलेज में अगल बगल के 2-3 विलेज का भी मिल जाएगा, तो वो भी ट्रेस आउट किया जा, और सब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। जैसे आज खतियान के सर्टिफाइड कॉपी मिलता है तो वो भी अवेलेबल है। इस वैल्यूएशन रजिस्टर होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? वैल्यूएशन रजिस्टर, इस वैल्यूएशन रजिस्टर कौन वैल्यूएशन? शेष, अच्छा वो भी बता देते हैं, वो भी बताते हैं। पहले सर्वे रिकॉर्ड का बता देते हैं। शेष वैल्यूएशन तो वो सर्वे रिकॉर्ड में नहीं आता है, वो टाइम टू टाइम शेष का वैल्यूएशन होता है और उसका अलग रजिस्ट्री होता है, उसका केस भी चलता है। तो मेन जो कहीं रेंट होता है, रेंट या टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को शेष कहते हैं, नोट कर लीजिए। आज भी शेष लगता है। तो रोड के ऊपर जो रोड टैक्स देते हैं, हम लोग सब देते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स, हाँ लंच ब्रेक, टी ब्रेक कर दें। हाँ सर, फिर बहुत लोग लेट कर चुके हैं, इस वजह से सब लोग का छूट जाएगा सर। कंप्लीट कर दीजिए सर इसको। ये जो इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर दें। तो ये हो गया। उसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आएगा। बहुत से विलेज में इरिगेशनल डिस्प्यूट होता है, जिसको चैनल, वाटर चैनल, नहर बोलते हैं या पैन बोलते हैं। पैन, नहर, चैनल, वाटर चैनल, ये सब होता है। तो उसके बारे में जो 2 तरह का रिकॉर्ड होता है, एक होता है फर्दा पासी, फर्द आब पासी, सही वर्ड है फर्द आब पासी, फर्द आब पासी। बताया गया है इसको, ये सब अच्छा से बताया जाता है तो हम लोग सब अच्छा से बहुत लोग का छूट गया होगा, कर गए हैं। अब तो इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं आप, फिर ये आप छूट गया। सुनिए, कल का पूरा लेक्चर आपका यूट्यूब पर आ गया है, आज का भी लेक्चर यूट्यूब पर जा रहा है।
जी लेप करने वाला को छोड़िए, अपना देखिए। हाँ हाँ, इसलिए हाँ हाँ, इसलिए आपको जिनका छूट गया फिर खोल करके देख लिया। और कल हमको लगता है कुछ ही लोग आप लोग सब्सक्राइब किए हैं, जो बचे हुए सब लोग आज कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ और दूसरी बात है कि लैंड लॉ पर, इस बीटी एक्ट पर 2 घंटा 40 मिनट का लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको भी देखिएगा। उसमें और बहुत सी बातें बताए हैं, वो बहुत डिटेल में है। आज टाइम कम है इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। अभी क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं इनका प्रकाश जी का, उसके बाद हम ब्रेक करेंगे। तो देखिए, ये फर्द आपासी लिख लिए, और फर्द आपासी के बाद होता है खसरा पासी। खसरा पासी होता है, और उसके अलावा एक होता है तेरीज। खसरा पासी क्या है सर? खसरा पासी है, खसरा का मतलब प्लॉट नंबर आप देखते हैं ना, उसको उर्दू में खसरा बोलते हैं। तो वो खसरा पासी के अगर कोई डिस्प्यूट हुआ रैयत का कि इस पैद से ये प्लॉट इनका नहीं पड़ता था, इसलिए इनको कोई राइट ऑफ इरिगेशन नहीं है इस नहर से पानी लेने का, तो वो देखने के लिए कि था राइट कि नहीं, वो खसरा पासी में लिखा हुआ है कि इस अमुक नहर से कौन कौन सा प्लॉट पटता था, 10, 20, 50, 100 जितना भी लिखा हुआ है, किस गांव का कौन प्लॉट, सब उसमें प्लॉट का डिटेल रहता है, उसको खसरा पासी बोलते हैं। और फर्दा पासी रहता है जनरल की कहां से पानी आता है, क्या मेन सोर्स है पानी का, और किस विलेज के रैयत को इससे पानी लेने का राइट है, इतना ही रहता है। तो 2 ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कभी कभी केस आते रहता है। तो ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि सब सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट है। अब नेचर ऑफ लैंड क्या होता है, एक गैर मजरूआ हुआ। गैर मजरूआ का माने समझिए, बहुत से लोग गैर मजरूआ का माने समझते हैं कि ये सरकार का जमीन है। गैर मजरूआ 2 वर्ड से बना है। मजरूआ का माने होता है कल्टिवेबल, वर्ड नोट कर लीजिए माने। गैर मजरूआ 2 वर्ड से बना है, एक गैर अलग वर्ड है, मजरूआ अलग वर्ड है। मजरूआ का माने हुआ कल्टिवेबल, माने खेती के योग्य जमीन, और गैर मजरूआ माने जो खेती के योग्य नहीं हो। जैसे कहते हैं नहीं, गैर मुमकिन है, गैर इम्कान है, गैर का मतलब निगेटिव में हुआ, वो गैर मजरूआ माने जिसमें खेती नहीं होती है। तो बाकी जितना जमीन है जिसमें खेती नहीं होती है सब गैर मजरूआ ही है। अब गैर मजरूआ में 2 टाइप हुआ, एक गैर मजरूआ आम हुआ, मतलब जिसमें आम पब्लिक का राइट है, और एक गैर मजरूआ खास या मालिक। तो गैर मजरूआ खास और मालिक एक ही चीज है। तो गैर मजरूआ मालिक और खास जो है, मालिक यानी कि जमींदार का होता था, और अगर जमींदार ने वेस्टिंग के समय तक उसका कोई अरेंजमेंट नहीं किया तो आज के तारीख में बिहार सरकार है। अगर वेस्टिंग के पहले जमींदार ने किसी को सेटल कर दिया या बेच दिया तो उसका होगा, और नहीं तो एज इट इज छोड़ के चला गया तो बिहार सरकार का हो गया। और गैर मजरूआ आम का पूरा ओवरऑल इंचार्ज जमींदार होता था, लेकिन जमींदार को राइट ऑफ यूजर पब्लिक के बराबर होता था, उसमें उसका बेटर राइट नहीं था। जैसे कोई तालाब है गैर मजरूआ आम, तो उससे जमींदार ही उपयोग करेगा, पानी लेगा, मिट्टी लेगा, जो भी लेना है, और रैयत भी लेगा, दोनों का बराबर हक है, और एक दूसरे को कोई डिप्राइव नहीं कर सकता है गैर मजरूआ आम में। तो उसका स्पेशल फीचर है, लेकिन ओवरऑल उसका भी केयर टेकर, मैनेजमेंट, कंट्रोल उसी का रहेगा, जमींदार का रहेगा। उसी का ड्यूटी रहेगा कि अगर एक रैयत गैर मजरूआ आम तालाब को भर रहा है तो उसको रोकने का राइट दूसरा रैयत को भी है, और प्लस जमींदार को भी है। तो जमींदार अपने कंट्रोल से रोक देता था, तो मेंटेन करके रखता था। उस समय इनक्रोचमेंट वगैरह इतना नहीं होता था। जब सरकार आई 1950 में वेस्टिंग हुआ, उसके बाद में लैंड इनक्रोचमेंट एक्ट बना 1956 में, 55 में बना। तो वो सरकार अपना ड्यूटी निभाने लगी बाई स्टैट्यूटरी प्रोविजन। वो अपने रूल करता था, जमींदार अपने जमींदारी के समय वो अपने इस्तेमाल करता था, उसके पास अपना स्टाफ रहता था जिसको गुमस्ता, पटवारी, बराहीर, घोड़ाई ये सब होता था, वो सब करता था। तो अब सवाल पर आ रहे हैं प्रकाश जी के कि वो हर जमीन का मालिक होता था जमींदार, एक्सेप्ट गैर मजरूआ में
वो मालिक था सिर्फ उसको मैनेज करने के लिए, देखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यूजर में उसका राइट और पब्लिक का राइट बराबर था। तो उस जमाने में भी गैरमजरूआ जमीन को जमींदार को सेटल करने का राइट था। ये आज बराबर हर केस में सवाल मिलता है, चाहे वो जाली बना के लावे या सही हुक्मनामा ले। कब है? 3-4 कंडीशन है, नोट कर लीजिए। अगर कोई गैरमजरूआ आम जमीन है तो उसको जमींदार कब सेटल करेगा? तो पहला कंडीशन है कि वो जो नेचर ऑफ लैंड चेंज कर गया, नेचर ऑफ लैंड चेंज कर गया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि जो यूजर था, जिस पर्पस के लिए वो था, वो पर्पस सीज कर गया। यानी कि अगर तालाब था तो तालाब भर दिया, अब तालाब नहीं रहा, उसका तालाब का कोई यूज नहीं रहा, तो पर्पस सीज कर गया। जो नेचर, जिस नेचर का लैंड था वो पर्पस उसका सीज कर गया। तीसरा है कि पब्लिक आउस्टेड हो गई फ्रॉम यूजर। एक आदमी ने तालाब को भर दिया तो पब्लिक आउस्टेड हो गई, अब वो आदमी कंट्रोल कर लिया तो आउस्टेड हो गई पब्लिक। अब या तो पब्लिक का कोई आदमी भर दिया या जमींदार भर दिया, कोई भी भर दिया, तो पब्लिक आउस्टेड हो गई। चौथा है कि जब पब्लिक आउस्टेड हो गई, यूजर खत्म हो गया, नेचर चेंज हो गया, तब चौथा है कि जमींदार के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया, यानी कि जमींदार उसको कब्जा कर लिया। तब उस जमीन को जमींदार सेटल कर सकता है, अब वो जमींदार का जमीन हो गया। वो गैरमजरूआ आम से गैरमजरूआ खास में बाई एक्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, उसको लॉ में कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं था। उसी तरह से अगर कोई रैयत का जमीन था, रैयती जमीन, और रैयती जमीन जमींदार ने एरियर्स ऑफ रेंट में रेंट सूट फाइल करके और नीलाम करा के खरीद लिया, तो रैयती नेचर लैंड का खत्म हो गया, वो जमींदार का डायरेक्ट जमीन हो गया। तो गैरमजरूआ अगर है, नॉन कल्टीवेबल है तो गैरमजरूआ मालिक कहलाया, अगर कल्टीवेबल है तो कहलाएगा बकास्त जमीन कहलाएगा। जो खेती की जमीन जमींदार के डायरेक्ट कब्जा में थे उसको बोलते हैं बकास्त, खुदकास्त या जीरात। 3 वर्ड है, बकास्त, खुदकास्त या जीरात, 3 वर्ड है, समझ गए? बकास्त, खुदकास्त, जीरात। वो जमींदार किसी रैयत के जमीन को अपने कंट्रोल में ले आया बाय एनी लीगल डिवाइस, यानी कि वो जमीन को नीलाम करा के ले आया, तो उसमें वेस्ट कर गया एज ए ऑक्शन परचेजर, तो उसका राइट हो गया। दूसरा 2 तरीका और था, जैसा कि आपको बताया कि बहुत सा रैयत लोग गांव छोड़ के भाग जाता था एट्रोसिटी से, तो उसके लिए 2 बीटी एक्ट में मिलेगा 2 वर्ड, एबंडनमेंट एंड सरेंडर। एबंडनमेंट एंड सरेंडर। एबंडनमेंट का मतलब है कि किसी कारण से कोई रैयत अपनी जमीन जो जोत रहा था छोड़ करके वहां से भाग गया, तो उसका जमीन तो कोई दूसरा रैयत को अधिकार नहीं था, तो ओवरऑल मालिक ही था जमींदार, वो जमींदार उसको कब्जा कर लेता था। तो जैसी जमींदार उस रैयती लैंड को कब्जा किया, अपने कंट्रोल में लाया, दैट बिकम्स जमीन हो गया, बकास्त हो गया। खेती की जमीन है तो बकास्त या खुदकास्त हो गया। अब जमींदार अपने खेती करे या नौकर चाकर से खेती करवावे या फिर किसी को वो सेटल कर दे, कुछ पैसा लेके हुक्मनामा से सेटल कर दे या परमानेंट लीज कर दे, जो भी उसको अधिकार है कर दे, वो उसका खास जमीन हो गया। तो ये ऐसा एबंडनमेंट से। और एक सरेंडर होता है कि बहुत सारे रैयत लोग कहता था कि मेरे यहाँ 50 रुपया बकाया हो गया है, अब हमसे 50 रुपया नहीं जुटेगा, हम केस नहीं लड़ सकते हैं, अब मेरा 5 बीघा जमीन है, ले लीजिए। तो उसमें लैंडलॉर्ड को नोटिस दे करके वर्बली या रिटन में वो कहता था कि हम सरेंडर करेंगे। तो जब सरेंडर कर दिया तो बाई ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर बीटी एक्ट, वो सरेंडर जैसे ही किया तो जमींदार का राइट क्रिएट हो गया, और वो रैयत का जमीन भी जमींदार का जमीन हो गया, फिर उस जमीन को भी सेटल कर सकता है। तो निचोड़ क्या निकला कि जमींदार सर्टेन कंडीशन में गैरमजरूआ आम को सेटल कर सकता है, गैरमजरूआ मालिक को भी सेटल कर सकता है, और जो कन्वर्टेड जमीन हो गया, रैयती जमीन मालिक के कब्जे में आ गया, जो बकास्त, खुदकास्त या जीरात उसका बन गया, उस जमीन को भी सेटल कर सकता है, तीनों को सेटल कर सकता है। ये राइट जमींदार को है। और इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए एक जजमेंट नोट कर लीजिए।
मसोमात उगनी भरसक चोबा महतो, मसोमात उगनी भरसक चोबा महतो, साइटेशन सर AIR 1968 सुप्रीम 1968 पटना, पेज 302 फुल बेंच। पेज क्या है सर, पेज नंबर दफा 302 302 बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। हाँ, इसके पहले 2 फुल बेंच हो चुका था, एक 64 फुल बेंच, एक 60 फुल बेंच। वो फुल बेंच को ओवररूल किया गया और उसके पहले कई डिवीजन बेंच हुआ था। इसी में सारा कंट्रोवर्सी जो आप जितना केस करते हैं अभी मिलता है पुराना, ये जजमेंट पढ़ लीजिएगा और मेरा लेक्चर जो सुने हैं अगर ध्यान से समझ गए हैं तो आपको कोई केस में डिफिकल्टी नहीं होगी। 90% केस आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो हम लोग आधा घंटा का ब्रेक लेते हैं, 12 बजे मिलेंगे। सर ब्रेक के बाद पर्चा और वो जो लगान दिया जाता था जमींदार को, हाँ। उसका जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा ब्रेक के बाद। हुक्मनामा वगैरह। हाँ, ठीक है। तो इसी जजमेंट में हुक्मनामा के बारे में पूरा कहा गया है, इसीलिए तो दिए है। ये जजमेंट आपको जो लिखा है इसमें हुक्मनामा के बारे में पूरा लगान में दिया जाता था जमींदार को, पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अच्छा, वो सब बता। के बाद बताइएगा ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू सर।